हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ से छोड़ देते हैं। लाइफ पे अगर मैं बात करूं, जो अभी स्टूडेंट अगर आप लाइफ से हैं तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, जिस पे अगर मैं बात करूं, लर्निंग आपका जो स्टडी है वो एक ऐसा आपका स्ट्रेंथ है जो आपके आने वाले भविष्य के निर्माण की सबसे बड़ी नींव आपके सामने रखता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार पहले भी बोली है कि अगर आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अगर उस चीज़ के लिए आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप उड़ने का प्रयास करें। अगर आप उड़ नहीं सकते तो कम से कम भागने का प्रयास करें। भाग नहीं सकते तो दौड़ने का प्रयास करें। दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलने का प्रयास करो। और चल नहीं सकते तो कम से कम एटलीस्ट आप रेंगने का प्रयास करें। जिंदगी में कभी भी आपको जो सक्सेस है वो कहीं पे पड़ी हुई या रखी हुई नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको वो एफर्ट डालने पड़ेंगे जो हम कभी डालने का प्रयास नहीं करते। जिंदगी में जिस सपने को आप अपने सामने एक रियलिस्टिक में पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको दिमाग में उस चीज़ को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं भाई मुझे 50 या 60 या 70% गेन करना है मेरे 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो आप यकीन मानिए जितना आप सोच रहे हैं उससे कम में निपट जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोची भाई मुझे 90+ करना है, तो यकीन मानो हो सकता है 2% 3% डाउन हो सकता है, 3 आपका बढ़ भी सकता है। तो कम से कम आप हमेशा जिस भी चीज़ का टारगेट करें, हमेशा उसमें अपना माइंडसेट बड़ा रखें। क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है, इसलिए अभी आप इस उम्र में एक छोटे से पड़ाव में हो और आपके सामने एक ऐसा अथाह समंदर भरा हुआ है जिसमें आप अनेकों अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं। हार रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। असफलता कोई व्यक्ति नहीं है, असफलता एक समय है। जितनी बार आप असफल होंगे उतनी आप मजबूती से दोबारा खड़ा होने का प्रयास करेंगे। आपने एक बात सुनी होगी कि जो इंसान बार बार जीतता है वो सिर्फ सुर्खियां बनाता है, लेकिन जो इंसान बार बार हार करके फिर उठता है वो इतिहास बनाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस सेशन में कर सकते हैं। बट आज हम एक ऐसी संस्था में, हमारे चोमू शहर सारांश कोचिंग सेंटर से हैं, जहाँ पे अभी रिसेंटली 12th के एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसमें साइंस के जो टॉपर्स हैं हम उनसे मिलने वाले हैं। और उनका माइंडसेट क्या था एक्चुअल में इतना हाई परसेंटेज ग्रो करने का। कुछ बच्चों का हमेशा बहुत बार सवाल होता है कि सर कुछ बच्चे एक्चुअल में जन्म से कुछ चीज़ें ऐसे लेकर के पैदा होते हैं जिससे उनका या तो लर्निंग कैपेसिटी अच्छा होता है या फिर और कोई उनका स्ट्रॉन्ग वजह होता है। तो जो कुछ सवाल हमारे होंगे, कुछ इनके जवाब होंगे, तो वो चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि देखो कोई भी जो कला है, जो आप स्किल्स सीखते हैं या जिस प्रोफेशन पे आप काम करना चाहते हैं, वो जन्म से लेकर के पैदा नहीं होते, वो आपको बिल्ड करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन तीनों से इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इनकी लाइफ की कुछ अच्छी चीज़ें जानना चाहेंगे। नमस्ते आप सभी को। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। भाई आपने अच्छा परसेंटेज गेन किया और आप आने वाले भविष्य की उस मुकाम को जरूर हासिल करें जिसको आप करना चाहते हैं। बट मस्ट नीड है, अगर आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं ना, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। समझ रहे ना? तो आप सभी को हमारा दोबारा से दिल से धन्यवाद। भाई आपने हमें समय दिया इस चीज़ को, इस लर्निंग सेशन को। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं हर उस स्टूडेंट से एक चीज़ सीखना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ मुझे सिखा सकता है। आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है। आप अलग तरीके से किस चीज़ को देखते हैं, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। बट आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी मैंने आपको पहले बताया था, वो चीज़ आप मुझे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सीरीज भाई, आप अपना नाम बताइए, आप अपना परसेंटेज, फिर मैं कुछ सवाल करूँगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। My name is Anisha Kumar. I got 94.8%. यस, आपका? I'm Sakshi Saini. I got 92.8% in 12th board examination. यस, आपका? myself Krish Kumar, मैंने है ना 12th में 93.6% गेन किया जी। तो सबसे पहले मैं आपसे सेम क्वेश्चन करूंगा, उसके आपको बारी बारी से आपका जो भी आपका ओपिनियन है वो आप मुझे बताएंगे। भाई ये हमारी स्ट्रेंथ थी, ये हमारी वीकनेस थी, या हमने कुछ नॉर्मल बच्चों से ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। तो एक चीज़ भाई मैं एक चीज़ मानूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लगभग आप के साथ इसी इंस्टीट्यूट से 50, 60 या 70 के आसपास रहे होंगे और आपने 90+ क्रॉस किया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? एक्चुअली में आपका माइंडसेट शार्प है या कुछ आप ऐसा यूनिक करते हैं जो आपको यूनिक बनाता है? तो आप बताइए सबसे पहले। रेगुलर वर्क, मतलब आज का काम आज ही हो जाए तो काफ़ी बेटर होता है। अच्छा,
आप बताइएगा। या शी इज़ राइट, रेगुलर वर्क ज़रूरी होता है एंड जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा अगर टाइम मिलता है तो उसे अपना टाइम देना। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस हिसाब से अपन पढ़ते हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होता। अपन है ना जैसे आज पढ़े वो माइंड हो जाए कि अपन भूल जाएंगे उसको, लेकिन है ना अपने को है ना ऐसे दिन में एक टाइम ऐसे बना लेना चाहिए किस दिन रिवीजन जरूर करना है। Yes. जैसे ना आज का पढ़ा है वो इतना इम्पोर्टेंट है, जिसे पहले पढ़ा चुके हैं ना उसको पहले रिवाइज करो। Yes. कुछ पढ़ने से पहले। बहुत बेहतरीन चीज़ बताई। मैं खुद मेरी खुद की बुक्स लिख रहा हूँ जिस पे हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ एक चैप्टर ऐड करता हूँ। लाइक अगर मैंने आपसे कुछ चीज़ सीखी मैं उसको ऐड करता हूँ। अब ऐसा नहीं मैंने उसको लिख करके फिर भूल गया, उसको हर मंथ में दोबारा से रिपीट करते हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप भी लोगों से इसको ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, आपने समझ लिया मैंने लिख लिया, क्लियर कर लिया, वो दिमाग से जैसे हमारा कंप्यूटर कभी बार फॉर्मेट होता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है। अगर हमने 3 दिन स्टडी नहीं करी तो वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाएगा, लेकिन रिवाइज किया तो लगता है बहुत सारा मटेरियल दिमाग में है। होता है ना सर, ऑब्जर्व आपको? हाँ, तो एक है ना अपन पढ़ते हैं ना जैसे एक बार पढ़ लिया तो फिर है ना दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो अलग ही माहौल रहता है उसको। यस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई, हाँ इस चीज़ को मैं और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जैसे 10 दिन में पढ़ लिया तो है ना जैसे 10 दिन रिवाइज करेंगे ना तो अगला जो 10 दिन आएगा ना उस दिन जो पहले दिन का रिवीजन होगा ना वो ऐसे होगा बस एक बार देख लिया। यस। इसके अलावा हमारा दूसरा सवाल आपसे ऐसा है कि आप अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन जिसको हम क्रेडिट मानते हैं, एज आपका टीचर को जा सकता है, एज आपका पेरेंट्स को जा सकता है, क्रेडिट किनको देना चाहेंगे वो मेरे बताइए। पेरेंट्स और डीके सर। डीके सर बोले तो उनका फुल फॉर्म बताइए आप। दिनेश कुमार। अच्छा, आप किनको देना चाहेंगे? दिस क्रेडिट शुड बी गॉन टू माई सिस्टर्स एंड माई टीचर्स एंड माई मॉम। अच्छा। Actually, I was 2 months late from all the students because of my health. अच्छा। So I can't do more in 12th board examination, but I give my 100% in this exam. अच्छा, ग्रेट। तो बस सर यही है, मेरी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं बैठ भी नहीं पाती थी इतना ज़्यादा, मतलब बैक पेन हो गया था मुझे, तो इस कारण तो उन्होंने मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। एंड टीचर्स, दिस इज़ रमेश सर जी, ही मतलब इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली माई सेकेंड सिस्टर इज़ इमोशनली अटैच्ड फ्रॉम दैट टीचर, सो ही सपोर्ट्स ऑलवेज टू हर अस। यस, आप किनको देना चाहेंगे? जैसे स्टडी में है ना टीचर्स का तो 100% रोल होता है। Yes. वो तो है ना जो मटेरियल देंगे ना तो उसको अपने को अटेंड करना पड़ेगा ना। अपन ऐसे सोचे कि है ना एक्स्ट्रा पढ़ ले वो पढ़ो, लेकिन ना जैसे टीचर्स ने दे दिया ना वो 12th के लेवल तक का तो ठीक है। अच्छा। और है ना जैसे मेरी लाइफ का मैं देना चाहूँगा मेरी सिस्टर को। अच्छा। तो क्योंकि उसने है ना मेरे को जैसे जब भी मैं डिमोटिवेशन हुआ तो उसने मेरे को मोटिव किया, और जब भी जैसे उसने अपना 100% दिया और स्टडी में मेरी बहुत हेल्प। अच्छा, अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि एज ए आपकी लाइफ की अभी तक की खैर जर्नी छोटी सी रही है, आप 12th में अभी आपने क्लियर किया है, तो लगभग आप 17-18 साल के रहे होंगे लगभग रफली। तो इस टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट आपका गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा रहा है जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे? लाइक आपका हो सकता है किसी के साथ टाइम स्पेंड किया हो, कोई एजुकेशन शादी में कहीं पे गए हो, या फिर पेरेंट्स के साथ कोई आपने अच्छा समय निकाला हो, या आप छोटे जैसे बच्चे थे तब अपने गट्टे वगैरह खेलते थे, कोई सितोलिया खेलते थे या कोई कंची वगैरह खेलते थे, जो भी आपको लगता है भाई ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा समय है जिसको शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, आपको कोई याद हो तो आप बताइए। That was my 9th class. We have much fun in that class. अच्छा। No study भी थी लिमिटेड, बट फन ज़्यादा था। अच्छा। और 5th क्लास से पहले भी मैं जब फर्स्ट स्कूल में थी वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा फन किया। वहाँ तो स्टडी तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था, वहाँ पे फन ही फन था। आपका? सेम थिंग वी डिड इन 10th क्लास। अच्छा, 10 में कितना परसेंटेज आपका? 92। अच्छा, अभी आपने 93? अच्छा, मतलब 2% आपने ग्रो किया, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका? 93। नहीं, मतलब एज ए गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा था जिसको आप भुला नहीं सकते लाइफ में? मैं 12th को ही देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे स्टडी स्टार्ट की थी ना 12th में ऐसे बोलता कि है ना इस बार फोड़ेंगे खतरनाक। अच्छा। लेकिन है ना शुरुआत में बढ़िया पढ़ाई चली, हाँ। बीच में फरवरी के टाइम है ना बीच में ऐसे हो गया फ्रेंड सर्किल, मतलब ऐसे ज़्यादा खुल मिल गए तो पढ़ाई का ऐसे माहौल बना नहीं। अच्छा। फिर है ना जैसे वापस रिवॉक किया ना, मतलब खतरनाक वाला। फिर मार्च के टाइम पे फिर एग्जाम पोस्टपोन हो गई, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। अच्छा, मैं आपसे छोटा सवाल करता हूँ तीनों से, भाई आप सेम क्लासमेट थे तीनों? नहीं। अलग अलग? ये मैथ
आप मैथ में थे? नो आई एम इन आप मैथ, आप बायो? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आप बाय। अच्छा, मैं तीनों से आप एक चीज़ पूछता हूँ, आपको जब आप एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे थे, आपको ये लग रहा था अपना एग्जाम नज़दीक है, तो आपको ये लग रहा था कहीं ना कहीं अपना 90+ क्रॉस होगा, या आपको ये लग रहा था भाई हमारा 70-80 या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं? मतलब किस प्रकार का माइंडसेट था आपका रिजल्ट आने से पहले या एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले? 90+ तो था। आपका था? आपका? मेरा 95+ था, बट ड्यू टू माई हेल्थ। आपको मतलब बिलीव था भाई 95 क्रॉस होगा आपका? यस सर। यस। आपका? आपको लग रहा था माइंडसेट भाई क्लियर था आपका इस चीज़ को लेकर के? एग्जाम से पहले तो था कि है ना, जैसे लेकिन फिजिक्स के एग्जाम लगे ना, वैसे पेपर बिल्कुल ख़राब हो गया था कि अच्छा। है ना, जैसे छूट गया, फिर है ना, फिर थोड़ा ऐसे हो गया था। इंग्लिश की एक दिन की छुट्टी आई थी, फिर मैंने सोचा यार अब पेपर तो सारे वो तो ख़राब हो गया, अब लेकिन जो करना है तो इन्हीं में करना है। फिर किया, फिर ठीक गया। यस। सोचा था 90+ तो आ ही जाएंगे। यस। एक सवाल और भाई, जैसे बहुत सारे बच्चे, मैंने आपसे सवाल किया था पहले भाई, ऐसे आपने बुलाया कि आप प्रैक्टिस करते हैं या उस चीज़ को आप बार बार रिवीजन करते हैं, वो आपका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं। जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं भाई सर हम कोशिश तो बहुत बार करते हैं स्टडी करने का, जैसे मैं आपको एक छोटा चीज़ मैं मेरी बता देता हूँ। वैसे अगर मैं मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एजुकेशन में बहुत वीक था। मुझे 8th क्लास का पेपर अभी भी याद है, मैंने 8th क्लास पेपर में ABCDEFGH लिखा था। 8th क्लास की बात करूँ, एजुकेशन मेरा बहुत वीक था, बट उसके अलावा मैंने एक ऐसी चीज़ पे काम किया जो मुझे आने वाले समय में बहुत पैसा, फैन फॉलोइंग, मतलब हर जो चीज़ हम सोचते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, वो चीज़ सब मिलेगी, लेकिन किसी एक ऐसे प्रोफेशन पे काम किया जो मुझे सब चीज़ें देगी। तो कभी कभार कुछ बच्चों का ऐसा एटीट्यूड होता है भाई सर हम कोशिश करते हैं फट नहीं पाते, तो उसके पीछे आप उन बच्चों को कुछ ऐसा सिखा सकते हैं एज ए आप उनसे सीनियर हैं या आपके एक अच्छी परसेंटेज ग्रो है, मतलब आपने गेन की है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ क्या चीज़ सिखा सकते हैं जिन बच्चों का परसेंटेज एक्चुअल में डाउन रहता है? पहले तो डिस्ट्रैक्शंस जो होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि मैं जितना कर सकता उतना मैं स्टडीज़ को टाइम दूँ जी। और फन टाइम भी होना चाहिए लाइफ में। स्टडी इज़ नॉट एवरीथिंग। जी। तो बस डिस्ट्रैक्शन को कम करो और अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करो, हार्ड वर्क करो। जी, आप बताइए। हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। वी शुड ट्राई स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क है उसके अंदर अपने को फन भी होगा, स्टडी भी होगी, फैमिली को भी टाइम दो, नेचर से बातें करो एंड ऑल दैट थिंग्स। यस, आप बताइए। अभी जैसे 12th में ना एग्जाम हुई, कई बच्चों की परसेंटेज 70 से 80, मतलब किन्हीं की 95 अब होती है, उनकी भी बहुत टूटी है, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुए। लेकिन पहली चीज़ ये है कि अगर है ना परसेंटेज डिसाइड नहीं कर सकती अपन लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, तो बस यही है कि 12th के बेसिस पे अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्यूचर क्या होगा। मतलब इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई, आपने भी अच्छी चीज़ बताई, स्मार्ट वर्क नोट भी हार्ड वर्क जरूरी नहीं है। आपने भी अच्छी चीज़ बताई भाई, आप स्टडी करते हैं उसके लिए आपका समय, मतलब आपका एज ए फन भी नीड होता है। अगर आप पूरे दिन पढ़ोगे स्टडी करोगे तो दिमाग कहीं ना कहीं हैंग हो जाएगा। ये मेरे साथ भी होता है। मेरा पहला इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब भी अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में लगेगा भाई अब थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आप थोड़ा घंटे 2 घंटे रिलैक्स ले लीजिए, ऐसे थोड़ी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है। आपने बोला कि 12th का बेस आपका ये तय नहीं करता भाई फ्यूचर क्या होगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं आप सभी से एक सवाल करूंगा, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आपसे शुरुआत करेंगे। फ्यूचर में आपका मतलब ड्रीम वर्क क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो नीट की प्रिपरेशन चल रही है, तो डॉक्टरिंग ही करना है। अच्छा। लेकिन इस हिसाब से मतलब अदर गोल है कि बैडमिंटन का था, स्पोर्ट्स में जाना था, लेकिन फिर अब इसमें आ ही गए तो करना है। ठीक है, आप बताइए। आई वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज एंड वॉन्ट टू बी बिकम एन IAS ऑफिसर। अच्छा, ग्रेट। फेमस, यस। आप बताइए। मैं पहले IIT की प्रिपरेशन करूँगी, उसमें मेरा बेस्ट दूँगी, और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है तो मैं SSC की प्रिपरेशन करूँगी। यस। मैं आप सभी से 1-2 सवाल और करूँगा। मेरा पर्सनली, आप मुझे क्या चीज़ सिखा सकते हैं? आप ये समझिए मैं आपके सामने 8th क्लास का बच्चा हूँ, आप मुझे क्या चीज़ सिखा सकते हैं? आप कभी भी आपको सक्सेस ना मिले तो उससे ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि लाइफ, अपन इस वर्ल्ड में आए हैं तो अपन कुछ ना कुछ हैं, अपन अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, और उससे भी ज़्यादा अपन बहुत सी चीज़ें होते हैं, अपना बहुत रोल होता है। यही बात नहीं है कि अपन स्टडी में, पढ़ाई में ही कुछ करें, अपन अदर वर्क्स में भी अपना पोटेंशियल अच्छे से दिखा सकते हैं, तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यस। आप जैसे जो भी आपका अंदर से निकलता है वो बताइए, फेंक दीजिए बाहर निकाल के। हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि है ना एक स्टडी ये डिसाइड नहीं करेगी कि है ना आप फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या बनोगे। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिसमें करना चाहते हो वो करो, और जैसे अदर फील्ड में है ना आप कर सकते हो तो वो भी करो, ये कोई है नहीं। ठीक है, आप बताइए।
फॉलो योर पैशन। जैसे आपने बताया आप स्टडीज़ में वीक थे, जी। पर आपने बोला वीडियोस अच्छी बनाते हो तो बिल्कुल आप इसमें अच्छा कर सकते हो। That's good. लेकिन जैसे स्टडी होती है ना, उसमें एक फिक्स गोल होता है, अगर आप पढ़ लिए ना तो आपका पक्का है, फ्यूचर सेट है। लेकिन आप अदर फील्ड में कर रहे हो ना, तो फिर उसमें 100% देना पड़ेगा आपको। यस, ग्रेट। मैं आप तीनों को एक चीज़ सिखा के जाऊँगा मेरे इस आज के सेशन से, आपके इंटरव्यू से। हो सकता है आपको बात अच्छी भी लगे, हो सकता है आप अगर उस बात को रियल लाइफ से ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत बड़ी चीज़ सिखा के जा रहा हूँ, आपको लाइफ में हमेशा काम में आएगी। आप में से बाहर खाना कौन खाता है? थोड़ा थोड़ा मतलब आप क्वांटिटी बोलिए, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या एज ए ईयर में आप एक साल, मतलब साल में एक दिन, 2 हफ्ते में एक बार। 2 हफ्ते में एक बार। आप बताइए। साल में कुछ बार बस। साल में कुछ मतलब एज ए 5 टाइम फुल डिनर, फुल लंच, दैट्स आर यू आस्किंग? कुछ भी छोड़ दीजिए आप, सब कुछ मतलब आप ये बताइए बाहर का कुछ खाते हैं या नहीं खाते? हाँ, 2 वीक्स टाइम। 1 टाइम है ना? आप बताइए। मंथली एक बार। मंथली एक बार। मैं ईमानदारी से आपको चीज़ बता रहा हूँ, मेरी खुद की ऑब्जर्व करिए और समझिए। मेरे आज से 4 साल पहले भयंकर मतलब एक बीमारी लगी पेट में, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं। ऑलमोस्ट एक आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन झेल सकता है उस चीज़ को, मैंने 15 दिन तक झेला है। बट उस टाइम पीरियड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं बाहर का क्या खा रहा था। मैं आपको एक चीज़ समझा के जा रहा हूँ, हम लोग वीकली बता रहा हूँ आपको, हम लोग वीक में कम से कम एक बार पतासी खा ली, पिज्ज़ा खा लिया, कचौरी खा ली, या दाल पकौड़ी खा ली, कुछ भी आपने, आइसक्रीम खा ली। मतलब हफ्ते में अगर आप एक बार खा रहे हैं तो मंथ में कितनी बार हो गया? 4 बार। साल में कितनी बार हो गया? 48 बार, 48 टाइम्स। ठीक है, 48 टाइम्स हम मिनिमम से मिनिमम खा रहे हैं बाहर का। इसके अलावा हमारे ईयरली इंडियन में लगभग 8 महीने शादियाँ चलती है। ठीक है, जैसे अभी जुलाई मतलब इस टाइम पीरियड में, जुलाई के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 3-4 महीने नहीं होंगे। फिर अपने देवठी जिसको 11 से बोला करते हैं, उस टाइम पीरियड में शादियाँ शुरू होगी जो लगभग मार्च अप्रैल तक चलती है। मतलब लगभग ऑन एवरेज 8 मंथ शादियाँ चलती है। और हम अगर एवरेज मिनिमम से मिनिमम निकालें तो एक मंथ में कम से कम एक स्टूडेंट 2 बार शादियों में खाना खाता ही खाता है। एग्री करते हो इस बात को? तो कितनी बार हुआ? 96 टाइम एक साल में। मिनिमम बताओ, आपको क्वांटिटी जोड़ते चलना। इसके अलावा बर्थडे पार्टियाँ होती है, एनिवर्सरी होती है, कोई सेलिब्रेशन हो गया, किसी कोई अचीवमेंट था तो वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो गया, तो अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन निकालेंगे तो एक मंथ में कम से कम एक बार जोड़ के चलिए। 12 बार मतलब 12 टाइम वो हो गया। कितना हो रहा है? लगभग 108 टाइम हो गया। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें अपन और जोड़ दें तो आप कहीं पे सुहावना है, कहीं पे स्वामी है, कहीं पे जरूला है, कहीं पे कुछ और चीज़ें होगी छोटी मोटी, आप मोटा मोटी मान के चलिए। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1 टाइम आप वो खाते हैं। तो लगभग ऑन एवरेज मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, हम लोग 120 बार बाहर का खा रहे हैं। और हम घर वालों से क्या चीज़ बोलते हैं? हम बाहर का नहीं खा रहे। अब जो चीज़ इनपुट जाएगी वो आउटपुट देगी देगी, मानते हो ना? दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें हम इनपुट करेंगे तो अच्छा ही आएगा। हम अगर पूरे दिन मूवी देख रहे हैं तो रात को सपने में मूवी आएगी। हम पूरे दिन अगर गाने देख रहे हैं तो रात को सपने में गाने आएंगे। आते हैं ना, नहीं आते? होता है ना? तो अगर हम बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ गलत डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट गलत आएगा। और हम क्या करते हैं फिर, जैसे लक के लिए अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारे पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म थे। ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी का सोल्यूशन नहीं होता हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ में उस चीज़ को डाल देते हैं, भाई हमारे कुछ गलत कर्म थे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। कर्म क्या होते हैं? हम जो थॉट प्रोसेस बनाते हैं, हम जो बोलते हैं या हम जो बॉडी से एक्टिविटी करते हैं, वही हमारे कर्म होते हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, यही चीज़ होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ आप अपनी लाइफ में एक चीज़ मान करके चलना, एज ए बड़े भाई के नाते मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, जितनी मिनिमम से मिनिमम अगर आप बाहर की चीज़ें कम करेंगे, आजकल तो वैसे हर चीज़ में फ्रॉड है, हर चीज़ में मिलावट है, आप किन चीज़ें अवॉइड कर पाएंगे। बट अगर अपना बॉडी स्वस्थ नहीं है, अगर अपन अंदर से स्वस्थ नहीं है, तो पैसा कमा भी लेंगे तो कभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? हर्षवर्धन जैन को जानते हैं आप लोग? हर्षवर्धन जैन अपने नहीं जानते होंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई मेरे को, भाई आप पैसा चाहे करोड़ों रुपए मंथली कमा लीजिए, लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो आप ना सुख की नींद खरीद सकते हैं, ना आप अच्छी हेल्थ खरीद सकते हैं। अगर आपको बॉडी को पेन हो रहा है, आप चाह रहे मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कभी नहीं कर पाओगे। आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उन चीज़ों पर काम किया जो मेरे लिए मस्ट नीड थी पिछले 1.5 से 2 साल में, और उसका रिजल्ट मुझे अब मिलना शुरू हुआ है। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, बाहर का जितना आप अवॉइड कर सकें वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है? और बेस्ट ऑफ विशेस, आप सब कुछ वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर।